हेलो नमस्कार, मेरा नाम गोविंद है और आप सभी का वर्मा क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में लेक्चर 2 कर रहे हैं। लेक्चर 2 अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मतलब शाब्दिक अर्थ ये होता है कि नदी का पूरा तंत्र, नदी किस किस जगह से, उसकी सहायक नदियां कहाँ से पानी लेकर आ रही है, किस एरिया तक फैली है, उसको अफवाह तंत्र कहते हैं। वो नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे जाती है और बीच में आने वाली सारी सभी सहायक नदियों का वो तंत्र, जिसे अफवाह तंत्र कहती है, नदी तंत्र कहते हैं। इसका निकास मतलब निर्माण तो हमेशा नदी का निर्माण हमेशा ऊपरी भाग से होता है, अर्थात पर्वतीय और पठारी भाग से होता है, जो भूमि से सामान्यत ऊपर रहता है। लेकिन उसका अंततः भाग, इसका निकासी भाग कहाँ पे होता है, तो जलाशय होगा, झील होगा, समुद्र होगा, महासागरों में होता रहता है। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह श्रोणी कहते हैं। अभी जैसे ये देखिए, समझो तो ऊपरी से, अब इसमें देखिए ये पूरा सहायक नदी है इसकी। ये ये सब छोटी छोटी नदियां है, ये मेन नदी है। वैसे यहाँ पे भी एक मेन नदी है, ये छोटी छोटी सहायक नदियां है। और इस पूरे क्षेत्र जहाँ से नदियां आ रही है छोटी छोटी, ये पूरे इस क्षेत्र को कहते हैं अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र। और बीच में जो ये ऊपरी भाग दिख रहा है आपको, ये ऊपरी भाग, ये वाला जल विभाजक कहलाता है। जो दो जल द्रोणियों को विभाजित करता है, वह ऊपरी भाग जो दो नदी द्रोणियों को विभाजित करता है, उससे जल विभाजक तंत्र कहते हैं। भारत के अपवाह तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक हिमालय नदियों तथा एक प्रायद्वीपीय नदियों वाला। इनकी आकृति के आधार पर इनको मुख्य दो भागों में विभाजित किया है। भारत के दो प्रमुख भारत के दो मुख्य भौतिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि बीच में विंध्यन का पर्वत आ जाता है। इस कारण से ये दोनों भागों को अलग करती है। हिमालय की नदियां प्रायद्वीप पठार में नहीं आ पाती है और प्रायद्वीप की नदियां हिमालय के अंदर नहीं जा पाती है। जैसे ये जो भारत है, यहाँ पे एक विंध्यन पर्वत श्रेणी है यहाँ तक, तो यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसकी सारी नदियां यहाँ से यहाँ तक जाती है या यहाँ से यहाँ तक ऐसे आती है। लेकिन हिमालय की सारी नदियां यहाँ से यहाँ ऐसे जाती है, क्योंकि यहाँ बीच में एक जल विभाजक तंत्र आ गया ना, इस कारण से। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती है। क्यों? क्योंकि इसका पानी ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर ठंड में जो बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, उसे ग्लेशियर इकट्ठा होते हैं, बर्फ इकट्ठा होते हैं, ग्लेशियर के रूप में जमा होते हैं। फिर जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, वो ग्लेशियर बर्फ जो होती है वो पिघलने लगती है, जिससे वो नदियां 12 मास की तरह चलती रहती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिम मतलब बर्फ, बर्फ से भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती है। मतलब हिमालय के सबसे ऊपर जो पार हिमालय होता है ना, जैसे तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी निकलती। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदी अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तट के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपर भागों में तीव्र अपरदन क्रिया तीव्र अपरदन क्रिया बड़ी सहायक नदी आकर इनमें मिल जाती है, करती है तथा अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ बड़ी मात्रा में सेल्ट व बालू का संवहन करती है। मध्य और निचले भागों में यह नदियां विसर्प, गोकुल झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी निक्षेप डालटाओं का आकृतियों का निर्माण करती है। पूर्ण विकसित डालटाओं का निर्माण करती है। मतलब ये क्या क्या करती है, जब ये नदी निकलती है किसी पर्वत से, तो ये गाज बनाती है। गाज क्या होती है? तो गाज ये दो पर्वत के बीच, ये दो बड़े बड़े पर्वत है, जिनके मध्य से एक नदी निकलती है, उसको गाज कहते हैं। ये देखिए आपको बताता हूँ, ये गाज, ये बड़ा पर्वत एक, ये दूसरा पर्वत एक, और इसके बीच में से जो नदी निकलती है उसे गाज कहते हैं। आप समझ गए गाज किसे कहते हैं? एक ये पर्वत और इसके बीच में से जो नदी निकलती है उसे गाज कहते हैं। गाज समझ में आ गया? अभी बताता हूँ आपको। और ये देखिए, फिर ये यहाँ से गाज बना कर नीचे आती है ऐसे। तो ये मध्य का भाग हो गया, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे का।
तो यहाँ पे एक विसर्प धीरे धीरे विसर्प जैसे एक मैदानी प्रदेश आ गया और यहाँ हिमालय था, या पर्वतीय क्षेत्र था। ये पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ से जो नदी निकली वो यहाँ से तो नीचे गिर रही थी, इसलिए तीव्र वेग के साथ निकली और अपने साथ बालू गाद सब कुछ लेकर आई। फिर यहाँ पे आने के बाद ये जैसे वो प्लेन में आ गई, तो प्लेन में नदी का एक तीव्र होता है, तेज होती है, नदी कितनी तेज होती है वो उसके गिरावट पे निर्भर करता है कि नदी कितनी मात्रा में गिर रही है और कितनी तेज गिर रही है, कितनी स्पीड से गिर रही है, उस पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे आ गई थी, ये नदी बिल्कुल शांत हो जाती है, तो इसके अंदर जो बालू होती है वो एक जगह से इकट्ठा होती है, जिससे नदियां ऐसे 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 आ जाती है। इसे बोलते हैं विसर्प, सांप के जैसे विसर्प। ये देखो, ये नदी आ गई विसर्प, ये वाली, ठीक है, ये विसर्प आ गया। अब नदियां जैसे जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे होती है, इसे विसर्प कहते हैं। लेकिन कभी कभी नदियां ऐसे ऐसे करते 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 वापस इसी से जुड़ जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे होने लगती है, फिर ऐसे 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 इससे जुड़ जाती है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि ऐसे ऐसे होने लगती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है। जब ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाती है ना, ऐसे जुड़ जाती है, तब ये नदियां ऐसे हो जाती है वापस। और यहाँ पे एक जो कल होता है ना, वो यहाँ पे नदी के रूप में आ जाता है, एक झील के रूप में, जिसे गोकुल झील या चाणन झील कहते हैं। ऑक्सबोल है, ये देखो गोकुल झील। ये पहले नदी ऐसे आती थी, ऐसे ऐसे आती थी, फिर ये यहाँ से यहाँ पे कट गई, लेकिन ये बीच में रही ऐसे। ये अभी ऐसे आने लगी, अब ये बीच में रह गया, इसे बोलते हैं गोकुल झील, इसे बोलते हैं विसर्ग। फिर नदियां धीरे धीरे आगे आती है, तो और प्रभाव कम हो जाता है, इसका तीव्रता कम हो जाती है, तो अपने अंदर लाए हुए जो निक्षेप होते हैं वो यहाँ पे त्रिकोण के रूप में गिरा देती है, ऐसे ऐसे गिरा देती है, और नदियां ऐसे ऐसे धारों के रूप में निकलती है, ऐसे ऐसे आ जाती है। फिर ये नदियां छोटे छोटे शाखाओं के रूप में बिखर जाती है, जैसे ऐसे ऐसे निकल जाती है, ये ऐसे ऐसे होने लगती है नदियां। फिर एक वापस है ना समुद्र के अंदर गिर जाती है, समुद्र ऐसे अंदर समुद्र के अंदर गिर जाती है। ये जो ये वाला क्षेत्र है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा समुद्र सुंदरबन डेल्टा है, जो बंगाल की खाड़ी के पास है। तो आप समझ गए, गोकुल झील, विसर्ग, बाढ़ वाले मैदान, बहुत सारी आकृतियां जो आप 11वीं की क्लास में आओगे ना, तब धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह प्रवाह वर्ष भर रहता है। शुष्क मैदानों में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि निकलती है, उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार के दो नदियों के बारे में पहचान सकते हैं? खासकर एक गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी है, कावेरी है, महानदी है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतम नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। यह मतलब, इसका मतलब है कि जो प्रायद्वीप की नदियां है, मौसमी नदियां है, ये प्रायद्वीप की नदियां ना जो यहाँ से निकलती है, ये बहुत उचले भाग है, क्योंकि हमने लेक्चर 2 में, चैप्टर 2 में पढ़ा था कि प्रायद्वीप पठार का सबसे पश्चिमी किनारा, पश्चिमी किनारे, ये पठार का पश्चिमी किनारा है, ये इस पूरी किनारे से बहुत ऊंचा है, 2 गुना ऊंचा है। तो यहाँ से जो नदियां निकलती है ना, वो यहाँ से गिरती है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे गिरती है। और पर यहाँ पे कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं होने के कारण यहाँ पे बर्फ जमा नहीं होती है, ग्लेशियर नहीं बनते, ग्लेशियर नहीं बनते, जिससे यहाँ पे ये नदियां सब मौसम में होती है, बारिश के समय बहती है। हाँ, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी नदियों में गर्मी के मौसम में भी पानी रहता है, बस वो कुछ मात्रा में ही रहता है। शुष्क मौसम में बड़ी बड़ी नदियां छोटी नदियों की धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियां लंबाई कम और छिछली होती है, बहुत मतलब गहरी नहीं होती है, क्योंकि पानी कम होता है, इस कारण से गहरी नहीं होती है। जो यहाँ से नदियां होती है, ये जो नीचे गिरती है ना, ये यहाँ क्या है कि हिमालय तो न्यू बना था पर्वत, ये मिट्टी से बना हुआ है, और ये पठार से बना हुआ है, मतलब मतलब बड़े बड़े अग्निशैलों से, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकला ना, ज्वालामुखी जो लावा निकला, लावा निकलने से यहाँ पे जो फैल गया, वो धीरे 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 ये कठोर हो गया। ये कठोर होने से अभी जो नदियां निकलती है वो पत्थर से निकलती है, और पत्थर को काटना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे हिमालय की नदियां जो मिट्टी से बनी है, मिट्टी से, जो मिट्टी को पानी के साथ आने में बहुत कम टाइम लगता है, जो ऊपर से जो तीव्र वेग के साथ नदियां नीचे गिरती है, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, वो इतनी तीव्र साथ गिरती है कि वो साथ में जो मिट्टी होती है वो अपने साथ लेकर आ जाती है। इस कारण से यहाँ की नदियां बहुत छिछली होती है,
ये पत्थर बड़ा वाला, और नदियां यहाँ से निकलती है छोटी छोटी। और ये हिमालय का पर्वत है, हिमालय से यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है। आप समझ चुके। हम और केंद्रीय, इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। केंद्रीय मतलब ये जो पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट से यहाँ से गोदावरी निकली, यहाँ से कावेरी निकली, जैसे कृष्णा निकली, वैसे ही जिस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं हम अगले बात करेंगे। अभी हम कल करते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। इनके बारे में हम कल पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी पूरे साथ में पढ़ा होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटे छोटे पढ़ा होगा जल्दी समझ में आएंगे। अब हिमालय हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे साथ पढ़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट बना पाए आपके लिए।